हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन तीनों के बारे में हम विस्तार से आज के इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ इन तीनों में अंतर क्या होता है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का मिला जुला ही, इन दोनों का मिला जुला ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। तो कभी कभी देखिए, कुछ वन्य जीव अभयारण्य को और राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो कभी कभी हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि किसे बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का इन तीनों को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो दूर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के एग्ज़ाम के अपडेट और यूपी पीएससी एग्ज़ाम के अपडेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भर्तियाँ निकलती हैं उनकी जानकारी आप सभी को दी जाती है। और इसी के साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यूपीएससी के पिछले 10 वर्षों का कट ऑफ और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है वो हमारे द्वारा किया गया है, तो आप इस चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और किन क्षेत्रों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वन्य जीव अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, को जान लेते हैं। अभयारण्य देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, अभयारण्य और अरण्य। ठीक है, अभयारण्य का मतलब होता है अभय, और अभय का मतलब आप सभी को पता होगा जहाँ भय ना हो। अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल, मतलब वन्य जीवों के लिए ऐसा वन जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का भय न हो, वह उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं या अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने बताया। यहाँ पर आप परिभाषा भी देख सकते हैं। सरकार या निजी संस्था द्वारा संचालित ऐसा जंगल या वन जहाँ विशेष प्रकार के जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थान हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार या निजी संस्था द्वारा संचालित ऐसा जंगल या वन जहाँ विशेष प्रकार के जीवों और पक्षियों का प्राकृतिक रूप से स्थान हो, उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। देखिए, भारत में वन्य जीव अभयारण्य की जो संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 528 है। और उदाहरण पर देख सकते हैं कि गिर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पर शेरों का प्राकृतिक आवास है। और गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में पड़ता है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी सरकार या निजी संस्था द्वारा ऐसा जंगल या वन जहाँ पर विशेष प्रकार के जीव और पक्षियों का प्राकृतिक रूप से निवास हो, उसे हम वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इनकी संख्या 528 है। उम्मीद है कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, नाहरहोल अभयारण्य, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पर एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हम जान लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो देखिए, यहाँ वन्य जीव अभयारण्य में पशुओं को चराने, गिरी हुई लकड़ियों को उठाने की अनुमति होती है। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य में पशुओं को आप चरा सकते हैं और जो भी सूखी लकड़ियाँ होती हैं उन्हें उठा सकते हैं, इसकी पूरी अनुमति होती है। वन्य जीव अभयारण्य में जंगलों की कटाई, जंगली जानवरों का शिकार आदि की अनुमति नहीं होती है। अगर आप वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की कटाई करना चाहते हैं या जानवरों का शिकार करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में टूरिस्ट भ्रमण के लिए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, सफारी जो गाड़ी होती है उसमें लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथियों पे चढ़ के भी लोग पूरी सवारी करते हैं, पूरा जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको देखते हैं। और आपने देखा होगा फोटोग्राफ भी, जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, लोग फोटोग्राफ भी खींचते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। ऐसे तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी संख्या 106 है, लेकिन हम अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है इंग्लिश में, किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, सरकार द्वारा आरक्षित ऐसा क्षेत्र जहाँ जीव जंतु, वनस्पति जाति और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण हो। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए, जीव जंतु, वनस्पतिक जाति और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण हो, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है,
तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर उत्तम किस्म के सागौन के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है वनस्पति जाति का उदाहरण है। यहाँ पर जो 3 चीज़ें दी गई हैं, जीव जंतु, वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण होता है, इस प्रकार के स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो देखिए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, उनके चट्टानों में आदि मानव काल की चित्रकारियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसे ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण की श्रेणी में रखा जाता है। तो इनकी संख्या, जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी संख्या 106 है और देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सरकार द्वारा ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु, वनस्पति जात और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो आपने वनस्पति जात का उदाहरण देखा कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वहाँ पर उत्तम किस्म के जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण की बात करें तो आपने यहाँ पर देखा कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टानों में आदिकाल के जो मानव हैं उनकी चित्रकारियाँ हमें प्राप्त हुई है और उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जहाँ पर तीनों का संरक्षण किया जाता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और पूरे देश में यानी भारत में राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है 106 है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ पर आप बिना अधिकारियों के परमिशन से आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और इसके विपरीत आपने वन्य जीव अभयारण्य देखा है, तो उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आप जो है टूरिस्ट के तौर पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, अगर आपको जाना है राष्ट्रीय उद्यान में, तो जो भी वहाँ पर मौजूद अधिकारी होते हैं उनसे परमिशन लेकर ही आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं की चराई, लकड़ियों की कटाई, शिकार आदि वर्जित है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ पर पशुओं को नहीं चरा सकते, जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी कटाई नहीं कर सकते, शिकार आदि, ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। देखिए, कुछ राष्ट्रीय उद्यान आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित हैं, ठीक है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे भी होते हैं, नेशनल पार्क, जहाँ पर आदिवासी समुदायों के लिए संरक्षित है। आप सभी को पता है कि जो आदिवासी समुदाय होता है वो जंगल से काफ़ी जुड़ा होता है, तो उनके लिए जो है वो संरक्षित रखा जाता है। आगे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और इनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार के क्षेत्र को रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और इनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का मिला जुला जो होता है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। और इनकी संख्या पूरे भारत में केवल 18 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको 18 का नाम जो है याद रखना है। अगले जब वीडियो में हम बताएंगे आपको, तो 18 को जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, ये इसके बारे में भी थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम जान लेते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने को भी संरक्षण दिया जाता है। देखिए, जो मैंने अभी बताया कि आदिवासी जो समुदाय है वो जो जंगल से काफ़ी जंगल से जुड़ा हुआ है, तो उनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है उनके लिए भी संरक्षित रखा जाता है। उनका जो पारंपरिक रीति रिवाज होता है जिनसे वे जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी इन्हें संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। कभी कभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों को शामिल कर लिया जाता है। तो मैंने बताया कि इन दोनों का मिला जुला होता है। तो कभी कभी देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य को भी शामिल कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी उद्यान के कुछ क्षेत्रों को जो है शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य जो है, इसमें
कभी कभी पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो संख्या है वो 18 है, और इसी के साथ वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 528 है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने यार मित्र को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।